बातों का जवाब मिल सकता है और कुछ बातों का तो बिल्कुल नहीं। जिंदगी का मजा तो इसी में ही है। खोजते खोजते किसी पहेली का जवाब मिल जाता है, खोजते खोजते कुछ पहेलियां ही रह जाती हैं और हम अपने सर पे हाथ पटकते रह जाते हैं। कोई बात किसी ने कब और कहां, क्यों और कैसे की, इन सब बातों का जवाब मिलना मुश्किल है। थैंक गॉड, इसीलिए तो हमें मौका मिल जाता है फटाक से पूछने का। ऐसा भी होता है। हमारे देश में थार का रेगिस्तान एक गर्म, रूखा सूखा चिलचिलाता विस्तार है। राजस्थान में अपने ही कदमों की आहट रेत के सन्नाटे में डूब सी जाती है। दूर दूर तक चिड़ियों और कौओं की आवाजें तक नहीं सुनाई देती। ऐसे ही गर्म वातावरण में ऊंट और इंसान दोनों अपने कदम खींच खींच कर जीने की पूरी कोशिश करते हैं। यहाँ के छोटे छोटे गांव की रोजमर्रा की जिंदगी एक लंबी, लाचार और बेबस सी कहानी है। बीकानेर से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर हसंगसर नाम का एक ऐसा ही बेबस सा गांव है। यहाँ के लोगों और बाहरी दुनिया में एक अनोखा रिश्ता है, एक चलते फिरते डाकघर का, जिसे आप भारत में सिर्फ यहीं देख पाएंगे। एक चलता फिरता ऊंट डाकघर, जिसे सिर्फ एक ही पोस्ट मास्टर चलाता है। जयनारायण जी इस ऊंट के मालिक भी हैं, डाकिया भी हैं और पोस्ट मास्टर भी हैं। ये डाक लाते भी हैं, डाक देते भी हैं, डाक पढ़ के सुनाते भी हैं और कभी कभी डाक लिख भी देते हैं। इस चलते फिरते पोस्ट ऑफिस का पता है गैरसर पोस्ट ऑफिस, बीकानेर, राजस्थान, और इसकी मोहर है एक ऊंट। 1979 तक हसंगसर में हफ्ते 10 दिन में एक बार डाक आती थी, लेकिन आज यहाँ डाक रोज आती है और रोज जाती है, और इसकी वजह है ये चलता फिरता ऊंट डाकघर। एक जमाना था जब डाकिये पैदल जाया करते थे। तब वे डाकिये नहीं, दूत कहलाए जाते थे। अंग्रेजों के जमाने में भी हरकारे दौड़ दौड़ के डाक ले जाया करते थे, लेकिन 19वीं शताब्दी में डाकियों को वर्दी तो नहीं, टोपी और एक पेटी दी गई थी। वैसी ही पेटी हसंगसर गांव तक संदेश लाती है और ले जाती है। चिट्ठी के लिए महीनों का इंतजार अब इस ऊंट डाकघर की वजह से कुछ दिनों का इंतजार हो गया है, और ये पोस्टमास्टर व डाकिया इन लोगों की सूनी जिंदगी में पत्रों की रौनक भर देते हैं। शादी ब्याह के न्योते, सुख दुख के समाचार और रोजमर्रा की छोटी छोटी बातें, ये सब चिट्ठियों द्वारा लाए और ले जाए जाते हैं। भारत में 1,42,000 डाकघर ऐसी चिट्ठियां लाते ले जाते हैं, लेकिन ऊंट डाकघर सिर्फ यही बीकानेर के कनाल एरिया और हसंगसर गांव में ही देखने को मिलता है। ऐसे रेतीले इलाकों में तो ये ऊंट ही इंसान को इधर से उधर ले जा सकता है। ये रेगिस्तान का जहाज एक दिन में 30 किलोमीटर चल लेता है। गर्मियों में जलती रेत पे इंसान 30 किलोमीटर कहां चल सकता है? बोझा लिए डाकिये के साथ साथ ये ऊंट डाकघर उत्साह और आशा लाता और ले जाता है। एक चींटी अपने वजन से 50 गुना ज्यादा बोझा उठा सकती है। औसत मनुष्य का 50 गुना वजन करीब 4000 किलो होता है। कोयम्बटूर, तमिलनाडु राज्य का एक शहर। यहाँ के एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट में खेतीबाड़ी संबंधित रिसर्च होती रहती है।
कीड़े मकोड़ों की आदतों के बारे में साइंटिस्ट्स पता लगाते ही रहते हैं और कई वर्कर्स इन्हें मदद करते रहते हैं। श्री रंगरामानुजम कन्यन ऐसे ही एक वर्कर हैं। 25-30 साल पहले इनको यहाँ बी बॉय की नौकरी मिली थी, यानी मधुमक्खियों की देखरेख का काम। अब तो मधुमक्खियों से इनकी अच्छी जान पहचान हो गई है। श्री कन्यन इनके स्वभाव की एक एक बात जानते हैं, एक ही नजर में बता सकते हैं कौन सी पालतू है, कौन सी नहीं, गुस्से में है या शांत, कौन सी मक्खियां वर्कर है, कौन सी रानी। मधुमक्खियों की एक मशहूर बात है, सारा झुंड अपनी रानी के लिए खाना पीना लाने में, उसे खुश रखने में, उसका ख्याल रखने में लगा रहता है। मक्खियां अक्सर अपनी रानी के चारों ओर ही घूमती रहती हैं। रानी कहाँ है, उसकी पहचान उन्हें रानी के बदन की खुशबू से पता लग जाता है। रानी को ढूंढ निकालना कन्यन जी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो अपने 40-50 हजार मधुमक्खियों के झुंड को बड़ी अच्छी तरह से पहचानते हैं और बीच में से रानी को ढूंढ निकालने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती, ना ही वो डरते हैं। और फिर रानी को शीशी में बंद कर देते हैं। शीशी दोनों तरफ से खुली होती है और छेददार कपड़े से बंद, तो मक्खियों को पता लगता रहता है कि रानी कहाँ है और आदत अनुसार उसी की ओर आकर्षित होने लगती हैं। और जब कन्यन जी ने शीशी अपने गर्दन में बांध ली तो जाहिर है वही मंडराने लगेंगी। एक जीते जागते इंसान के चारों ओर 30, 40, 50 हजार जहरीली खतरनाक मधुमक्खियां। कन्यन जी ने बड़ी सोच समझ के ये तहलका मचा दिया है, जबकि उन्हें पता है कि अगर सिर्फ 100 मधुमक्खियां भी एक साथ उन्हें काट ले तो उन्हें कोई नहीं बचा सकता। और यहाँ तो 30-40 हजार मधुमक्खियां हैं। कन्यन जी कहते हैं कि अगर इन मक्खियों को हम तंग ना करें, चोट ना लगाएं, डिस्टर्ब ना करें तो ये और कीड़ों की तरह इधर-उधर मंडराती रहेंगी, काटेंगी नहीं। मधुमक्खी के काटने की बात ने उसे बहुत बदनाम कर दिया है, लेकिन वो उसका स्वाभाविक लक्षण नहीं है, बल्कि काटने के बाद मधुमक्खी खुद मर जाती है। दबाव या चोट का सामना करने के रिएक्शन में ही मधुमक्खी काट लेती है। वैसे रिसर्च ने बड़ी अच्छी तरह बता दिया है कि मधुमक्खियां बड़े अक्लमंद, मेहनती, तरीके करीने वाले कीड़े हैं। इनका मधुकोश बिल्कुल ज्योमेट्रिकल होता है। रूस में वैज्ञानिकों ने टेस्ट करते हुए मालूम किया है कि ये रंग और आकार भी पहचानते हैं और इनकी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट बेहद तीव्र है। जहां वातावरण में कुछ अदल बदल हुई, मक्खियां फौरन वापस अपने छत्ते में चली जाती हैं और अपनी रानी को चारों ओर से घेर लेती हैं। रानी को बचाना तो मधुमक्खियों के लिए बहुत जरूरी है, नहीं तो और काम करने वाले, शहद इकट्ठा करने वाले कहां से आएंगे। एक रानी करीब 3 साल तक रोज 1000 अंडे देती है, यही उसका काम है। 3 साल बाद दूसरी रानी आ जाती है, लेकिन मजदूर मधुमक्खियां वहीं रहती हैं, इधर उधर मंडराने वाले श्री कन्यन के पुराने दोस्त। ऑफिस का काम तो ठीक से कर लेती हैं, पर आंकड़े वांकड़े क्यों? करवा लो, कुछ भी कर लेंगे। कर तो लोगी, पर मैं तुम्हें चौंका दूंगा। नंबरों में क्या चौंकना? 2 और 2 4, 4 दूनी 8। गणित सिर्फ 2 और 2 4 नहीं होते। अच्छा, कोई सभी नंबर सोचो। सोच लिया। अब इसमें 3 प्लस कर दो। कर दिया। अब 2 से गुणा कर दो। मल्टीप्लाई कर दिया।
तो अब इसमें से 4 घटा दो हाँ, घटा दिया। और अब 2 से भाग करो, डिवाइड कर दिया। हाँ। अब जो संख्या आई है उसमें से वो नंबर जो तुमने पहले सोचा था घटा दो। घटा दिया। बाकी बचा 1। क्या? फिर से करो। हाँ करो, आप भी करेंगे। अच्छा तो सोचो कोई नंबर। 7। ठीक है, तो इसमें 3 जमा कर दो। 10। और 2 से गुणा कर दो। 20। तो अब इसमें से 4 घटा दो। 16। और 2 से डिवाइड कर दो। 8। और अब जो नंबर पहले सोचा था वो इसमें से घटाओ, यानी 8 में से 7। तो बाकी बचा 1। ऐसा भी होता है। दुनिया की सबसे लंबी काव्य रचना महाभारत है। महाभारत में 1 लाख श्लोक हैं। गधे की क्या कहानी हो सकती है? गधा आखिर गधा ही होता है, लेकिन गधे की कीमत भी होती है। गधेपने की कीमत, वो कैसे? ये तो आप इनसे पूछिए, इनसे पूछिए, इनसे भी और इनसे भी। ये सब गधे अपने अपने बेहतर गधेपने की नुमाइश कर रहे हैं, और पहली बार नहीं, बरसों से करते आ रहे हैं। राजस्थान में जयपुर से कुछ ही दूर लूनियावास नाम का एक गांव है। दशहरे के दिनों में यहाँ गधों का मेला लगता है। दूर पास से हजारों गधे यहाँ इकट्ठे होते हैं, बिकने के लिए और खरीदे जाने के लिए। 20 रुपयों में भी और 5000 रुपयों में भी। अब तो आप जब भी किसी गधे को सामान उठाए देखेंगे तो उसे मामूली सा ढेंचू नहीं, अच्छा भला गधा समझेंगे। यहाँ हर एक गधे की एक कहानी है, एक कहानी जिसमें हर गधे का एक नाम है। ये नाम फिल्मी सितारों का भी हो सकता है और देवी देवताओं का भी। आखिर हर गधा किसी का प्यारा पालतू जानवर जो है। इनसे मिलिए, ये हैं श्री राम कुमार। किस्मत और दाम इन्हें कहीं भी ले जा सकती है, किसी बड़े शहर की कंस्ट्रक्शन साइट पे या किसी छोटे शहर की सड़कों पे। वहां तो ये एक आम गधे की तरह ही रहेगा, लेकिन दशहरे के दिनों में इस गधे के मेले में ये एक सितारा है, जिसे लोग बड़ी सोच समझ के देखेंगे, परखेंगे और फिर उसे खरीदेंगे। गधा गधा जरूर है, लेकिन खरीदने बेचने वालों को तो गधे की कीमत मालूम है। क्यों नहीं? 6000 वर्षों की जान पहचान है। तब से गधों को पाला और काम में इस्तेमाल किया जा रहा है, और इसी तरह अच्छा गधा पाने के लिए हजारों सालों से इंसान ऐसे मेलों में सौदेबाजी करता आ रहा है। यहाँ बिकने के बाद इन बेचारे गधों की जिंदगी में शायद दोबारा सजने का मौका आएगा ही नहीं। कहते हैं कि बोझे का काम शुरू करने के बाद गधा मुश्किल से 5-6 साल जी पाता है। वीरता की कहानियों में सिर्फ घोड़ों की जगह है, गधों की नहीं। लेकिन यहाँ गधों के मेले में बेचारे घोड़ों को अपने बेहतर पने का प्रदर्शन करना पड़ता है। खरीद बिक्री की सौदेबाजी तो गधों पे होती है, और हर गधे को पता है कि अब वो अपने भाई बंधुओं से शायद दोबारा कभी नहीं मिलेगा। लगभग सभी जानवरों को रंगों की पहचान नहीं होती। उनको हर चीज काले या सफेद रंगों में ही दिखाई देती है।
कबाड़ की भी एक कहानी है, पर यह कहानी सुनाने से पहले एक कहावत दोहरानी पड़ेगी। अंग्रेजी में कहते हैं, ब्यूटी इज इन द आई ऑफ द बिहोल्डर, यानी कि देखने वाले की नजर में सुंदरता होती है। लेकिन यहाँ इन टूटी फूटी चीजों में कौन सी सुंदरता, कैसी सुंदरता, ये आप और हम जैसे लोग नहीं देख सकते। लेकिन इन टूटी फूटी चीजों से ये टूटा हुआ कप, ट्यूबलाइट, टूटी हुई चूड़ियां, ये प्लेट, फटे पुराने चीथड़े, वॉश बेसिन, कमोड, इनसे सुंदर कलात्मक वस्तुएं बनेंगी। इनसे बनेगा डॉल्स, पुतले, जानवर और भी बहुत कुछ। एक दुनिया तो हमारी है जिसे भगवान ने रचा है। एक दुनिया और भी है जिसे चंडीगढ़ में नेकचंद जी ने रचा है। नेकचंद जी को हर टूटी हुई चीज में कोई ना कोई सुंदरता दिखाई दे ही जाती है। नेकचंद जी ने जब सरकारी नौकरी ज्वाइन की थी, तब कौन कह सकता था कि वो मशहूर होंगे अपनी नौकरी की वजह से नहीं, बल्कि अपनी अनोखी कला की वजह से। नेकचंद जी को खुद ये पता नहीं है कि उनके हाथों से इतने अनोखे और अनेकों रूप कैसे बनते हैं। उनका कहना है कि भगवान रास्ता खोलते रहते हैं और उनके हाथों से आदमी, औरत, बच्चे और जानवरों का रूप बनता जाता है। इसीलिए नेकचंद जी अपनी इस अनोखी दुनिया को रॉक गार्डन नहीं कहते, देवी देवताओं की नगरी कहते हैं। इस स्वप्न नगरी ने नेकचंद जी को भारत में, विदेश में हर जगह मशहूर कर दिया है। इन्हें पद्मश्री भी मिला है। अमेरिका में बाल्टीमोर के लोगों ने इन्हें अपने शहर का नागरिक बना के सम्मानित किया है। फ्रांस में भी इन्हें सम्मान मिला है, क्योंकि सिर्फ नेकचंद जी को कूड़े कबाड़ और टूटी फूटी चीजों में से अपनी कला के लिए प्रेरणा मिलती है। इस बात में तो इनकी कला ही क्या, नेकचंद जी खुद अनोखे हैं। चंडीगढ़ में 12 एकड़ की ये नगरी अलग अलग हिस्सों में बनी हुई है। चंडीगढ़ का शहर तो बिल्कुल सुडौल तरीके से बना है, हर सड़क, हर कॉलोनी बिल्कुल सही जगह पे। लेकिन दूसरी ओर ये नेकचंद जी की नगरी है, ऊंची नीची, टेढ़ी मेढ़ी, गोल तिकोनी, और इसी में यहाँ की सुंदरता है। नेकचंद जी अब इस नगरी को 60 एकड़ तक फैलाना चाहते हैं। ये नगरी बनी तो टूटी फूटी चीजों से है, लेकिन टूटने वाली नहीं है। टाइलों, बोतलों, ढक्कनों, चूड़ियों के ये सब पुतले सीमेंट में जड़े हुए हैं, और सर्दी, गर्मी, बारिश कुछ भी हो, इनका रंग रूप वैसा का वैसा ही रहता है। किसी और ही दुनिया की रोमांचक कहानी दोहराता है। नेकचंद जी का कहना है कि चाहे वो खुद रहें या नहीं, उनकी ये दुनिया यही रहेगी, हमेशा के लिए अमर। ऐसा भी होता है